बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़, एपिडेमियोलॉजी जो कि कम्युनिटी मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके अंदर से क्वेश्चन भी बेइंतहा आते हैं। ठीक है, इसकी रिक्वेस्ट थी तो मैंने ऑलरेडी बायोस्टैट, डेमोग्राफी और बहुत से बाकी कम्युनिटी मेडिसिन की 1 आवर वाली वीडियो बना दी है। अभी एपिडेमियोलॉजी को स्टडी करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो मैंने इसके अंदर से फार्मूलाज ड्राइव किए हैं ना, एक तो क्रूड डेथ रेट का, स्पेसिफिक डेथ रेट का, केस फर्टेलिटी रेट का आपको फार्मूला पता हो, फिर पीएमआर क्या होता है, सर्वाइवल रेट, साथ में कम्युलेटिव इंसिडेंस डेंसिटी रेट, अटैक रेट, स्कैंडी अटैक रेट और प्रिविलेंस मीन पॉइंट और पीरियड, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास केस कंट्रोल स्टडी और इंसिडेंस, प्रिविलेंस और इसके दरमियान मीन डेविएशन ऑफ द डिजीज़, इनके दरमियान क्या रिलेशन है, केस कंट्रोल में और हमारे पास फिर कोहार्ट स्टडी, इन दोनों में क्या फ़र्क है, इंसिडेंस रेट क्या होता है, ये सारे का सारा, और एंड पे रिस्क एस्टिमेशन और एट्रीब्यूटेबल रिस्क और एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन। ये अगर आपको इतना पता है ना तो ऑलमोस्ट आपकी 80% एपिडेमियोलॉजी हल हो जाएगी इंशाल्लाह। बाकी 20% मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एपिडेमियोलॉजी होती क्या है बेसिकली। यहाँ पे आपके इम्पोर्टेंट है ये, इसकी डेफिनेशन भी अमूमन पूछ लेते, तो आपने कहना है कि ये बेसिकली एपिडेमियोलॉजी जो है ना वो स्टडी है, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किस चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट, जितने भी हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स हो रहे हैं उनके अंदर। ठीक है, कहाँ पे, इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन, एक ख़ास पॉपुलेशन के अंदर जितने भी हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी। ठीक है, अब हमने क्यों स्टडी की उस ख़ास पॉपुलेशन के अंदर, इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होगा, स्टडी ऑफ द डिटर्मिनेंट्स जितने भी इंक्लूड हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जो भी इसके अंदर डिटर्मिनेंट्स है वो आगे आ रहे हैं, हम देखेंगे क्यों हमने किया। एप्लीकेशन ऑफ स्टडी ऑफ कंट्रोल ऑफ टू हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, इन एक्चुअल वे हमने क्या करना है, कंट्रोल करना है ऑफ हेल्थ रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना उनको हमने कंट्रोल करने के लिए हमने एपिडेमियोलॉजी को चूज़ किया है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास 3 डी आ जाते हैं, अमूमन 3 डीज पूछते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, एक मतलब होता है डिजीज़, नंबर सेकंड में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और नंबर थर्ड पे हमारे पास होता है डिटर्मिनेंट्स हो गया, डिजीज़, डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट्स, ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके अंदर जो है ना वो 3 टाइप की मेजर स्टडीज़ हमने करनी है। ये जो हमने स्टडी करनी है ये 3 टाइप्स की हमारे पास हो सकती है। या तो वो हो सकती है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव हो सकती है, या फिर वो हो सकती है हमारे पास एनालिटिकल, ठीक है, या फिर वो हो सकती है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल या एक्सपेरिमेंटल हो गई, ये 3 तरह की स्टडीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर कुछ एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि बेटा बताओ ये एपिडेमियोलॉजी और फिर क्लिनिकल मेडिसिन के अंदर क्या फ़र्क है। अब मेडिसिन फाइनल ईयर का टॉपिक है, ठीक है, तो वो मैं इंशाल्लाह शुरू कर रहा हूँ फाइनल ईयर का भी बहुत जल्द। मैं बस जस्ट डाटा अरेंज कर रहा हूँ, इतना टाइम मुझे चाहिए। इसके बाद हम इंशाल्लाह जो है ना किसी एक या गायनी को पकड़ लूँगा या पीड्स को या सर्जरी या भी किसी को भी, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनानी है मैंने। अच्छा, अगर तो एपिडेमियोलॉजी और क्लिनिकल मेडिसिन के बारे में आपको डिफरेंस आ जाए तो ये कह रहा है कि एपिडेमियोलॉजी में हम जो है ना वो जाकर पॉपुलेशन में मौजूद होकर स्टडी करते हैं। ठीक है, मतलब हमने ना वहाँ पॉपुलेशन में ख़ुद जाकर वहाँ पे जो भी पॉपुलेशन में मौजूद डिज़ीज़ फैक्टर हैं, ठीक है, उनको स्टडी करना है और वहाँ पे उनकी डायग्नोसिस और उसके बारे में अवेयरनेस जो है ना वो देनी होती है। लेकिन यहाँ पे जो क्लिनिकल मेडिसिन है यहाँ पे मरीज़ ख़ुद आता है। मैं उर्दू में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपकी जहन नशीन हो जाए। ठीक है, मरीज़ ख़ुद आकर आपके पास आता है, डॉक्टर साहब मेरी जो है ना वो क्योर करें जो भी बीमारी है, क्योर दी डिज़ीज़ हो गया। ठीक है, क्योर दी डिज़ीज़ हो गया। जिस तरह देखो ना कोरोना आया था तो वो मुख्तलिफ़ टीमें गई थी मुख्तलिफ़ इलाकों में, कुछ चाइना में गई, कुछ कहीं गई, कि वहाँ पे जाके देखे कि आया कौन कौन से फैक्टर हैं, तो वो एपिडेमियोलॉजी में आ जाता है। लेकिन जब बंदा बीमार हो जाता है, सपोज उसको कोई भी टाइफाइड, मलेरिया या इस तरह का, तो वो खुद मरीज़ आके डॉक्टर साहब को कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे जो है ना वो ये सिम्टम्स है तो मेरी इलाज कर दें मेरा। तो ये हमारे पास क्लिनिकल मेडिसिन के अंदर करें इन सिंपल वर्ड। अच्छा, फिर साथ में आपको पता होना चाहिए कि मेजरमेंट्स क्या है, बेसिक मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी, बेसिक मेजरमेंट्स क्या है इन सिंपल वे में। जो लास्ट नाइट में स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ, बेसिक मेजरमेंट्स इन
डेमियोलॉजी में। तो हमारे पास क्या हो सकती है मेजरमेंट के अंदर, हमारे पास मॉर्बिडिटी हो सकती है, मतलब जो भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, मॉर्टेलिटी हो सकती है, जो भी अमवात है, ठीक है, ये इसका डिटरमिनेंट। डिसेबिलिटी हो सकती है जो इसके मेजरमेंट के अंदर आती है। मैं जल्दी में लिख रहा हूँ ताकि मेरे पास टाइम कम है अभी। साथ में हमारे पास क्या हो सकती है, एट्रीब्यूशन ऑफ द एट्रीब्यूटेशन ऑफ द डिजीज़ हो सकती है, कितनी की एट्रीब्यूट हैं वो। मेडिकल नीड्स जो है ना, इसकी डिटर्मिनेंट्स भी अंदर आती हैं। और साथ में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाती हैं। और साथ में हमारे पास डेमोग्राफी जो हमने लास्ट वीडियो में मैंने कवर करवा दी है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास एक होता है वेरिएट और एक होता है हमारे पास सरकमस्टांस। वेरिएट और सरकमस्टांस क्या होता है, ठीक है, सरकमस्टांसेस होते हैं ना। वेरिएट बेसिकली जो मरीज़ के मुतल्लिक वो बात है जो मरीज़ के मुतल्लिक बता दी जाए, जिस तरह हमारे पास बॉडी कोलेस्ट्रॉल लेवल मरीज़ का बता दिया जाता है, ठीक है, या फिर कोई टेस्ट करवा लेते हैं एक्सरे वगैरह, तो ये हमें बताते हैं मरीज़ के मुतल्लिक। जबकि सरकमस्टांसेस माहौल की वो चीज़ें होती हैं जो हमें बताती हैं कि क्या क्या चीज़ें बीमारी मिल के बीमारी कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक होता है कि टोटल टूल ऑफ मेजरमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। टूल्स ऑफ मेजरमेंट किस किस टूल के ज़रिए हम कर सकते हैं। देखो, इसके अंदर आपके पास आएगा रेट, कोई भी इवेंट किसी भी जगह पे कितनी तेज़ी से हो रहा है। रिमेंबर, कोई भी इवेंट किसी भी जगह पे कितनी तेज़ी से हो रहा है, इसको हम कहते हैं रेट है उस बीमारी का या जो भी। यार इसका फोकस को आज क्या है, मोबाइल असल में चेंज हुआ है तो थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कहते हैं सपोज करें नंबर ऑफ़ डेथ इन, रेट किस तरह मालूम करते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ़ डेथ इन किसी भी इलाके में, लाहौर, इस्लामाबाद या पिंडी ले लो, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कितनी है इसके अंदर, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय उसको 100 या 1000 के साथ कर देंगे तो आपके पास रेट निकल आएगा इसका कितनी तेज़ी से हो रहा है, कि मतलब ये पूरा पाकिस्तान है और इसके अंदर लाहौर के अंदर कितनी बीमारी हो रही है और ओवरऑल कितनी पॉपुलेशन है, इसको हम जब डिटरमाइन करते हैं हमारे पास आते हैं। अब इसके अंदर रेट के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, बेसिकली क्रूड रेट्स आ जाते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक रेट आ सकते हैं कुछ हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास कुछ स्टैंडर्डाइज्ड रेट आ जाते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड रेट आ जाते हैं। फिर एक आपको पता होना चाहिए रेशो और प्रपोर्शन के अंदर क्या फ़र्क है। रेशो में बेसिकली हम दो चीज़ों की जो है ना वो कंपैरिजन करते हैं, जिस तरह हाइट हो गया, वेट हो गया, लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, दो चीज़ों की कंपैरिजन, ठीक है, दोनों एक ही बंदे में होने चाहिए। यानी आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज के अंदर हम कंपैरिजन करते हैं, आपस में कितना ताल्लुक़ रखती हैं एक्स रेशो वाई, जिस तरह मैथमेटिक्स में। जबकि प्रपोर्शन में जो है ना वो हमारे पास क्या होता है, एक्स रेशो वाई प्रपोर्शन ए रेशो बी हो गया, मतलब दो मुख्तलिफ चीज़ों की आपस में कंपैरिजन को हम प्रपोर्शन कह देंगे, ठीक है। अब हमारे पास कुछ बातें उसने की हुई हैं कि एक हमारे पास होता है जी क्रूड डेथ रेट हो गया और हमारे पास कुछ स्पेसिफिक डेथ रेट में होता है, ठीक है। अगर तो वो क्रूड डेथ रेट की बात कर रहा है तो ये बेसिकली सिंपलेस्ट वे है किसी भी इलाके में, जबकि अगर स्पेसिफिक डेथ रेट अगर मालूम करना है तो इसके अंदर हमारे पास स्पेसिफिक जेंडर या फिर स्पेसिफिक जो है ना वो डिजीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्रूड डेथ रेट होता क्या है बेसिकली, क्रूड डेथ रेट में हमारे पास लाहौर के सपोज करें इलाके में पॉपुलेशन में एक साल में कितनी अमवात हुई हैं, एक साल में ख़ास टाइम पीरियड के अंदर कितनी अमवात हुई है, हमारे पास क्रूड डेथ रेट आ जाता है। जबकि स्पेसिफिक डेथ रेट में हम क्या करेंगे, काज, टाइम, एज, स्पेसिफिसिटी, ठीक है, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। फिर हमारे पास होती है PMR, मतलब पॉपुलेशन मोर्टल प्रोपोर्शन मोर्टेलिटी रेट। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, मिड ईयर पॉपुलेशन का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं करते, जहाँ पर रेट है तो वहाँ पे मिड ईयर अमूमन हम यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोपोर्शन मोर्टेलिटी रेट के अंदर मिड ईयर का अमूमन नहीं होता है। नंबर ऑफ डेथ इन अ ईयर ड्यू टू TB ओवर टोटल नंबर ऑफ दी ऑल डेथ, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे प्रोपोर्शन मोर्टेलिटी रेट। आगे सारे यार इसके फार्मूलाज में आपके साथ शेयर करूँगा, परेशान नहीं होना। फिर हमारे पास एक आती है केस फर्टेलिटी रेट। केस फर्टेलिटी रेट क्या होता है, कोई भी बीमारी में बंदे को मारने की कितनी ताकत है। सपोज करें TB है तो TB के अंदर कितनी ताकत है वो किसी बंदे को मार दे, तो इसको जब हम मेजर करते हैं ना तो ये हमारे पास आता है केस कितना फैटल है, केस फर्टेलिटी नाम में ही काम है, ठीक। तो नंबर ऑफ डेथ्स, ठीक है, टू अ डिजीज़ ड्यू टू अ डिजीज़ ओवर नंबर ऑफ केसेस ऑफ दैट, नंबर ऑफ केसेस ऑफ दैट डिजीज़, तो ये सेम कहते हैं कि हमारे पास केस फर्टेलिटी रेट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी सर्वाइवल रेट। सर्वाइवल रेट, किसी भी बीमारी का प्रोग्नोसिस कैसा है, इसको हम कहते हैं सर्वाइवल रेट,
ठीक है। सपोज कह रहे हैं कि लाहौर में मार्च के अंदर हेपेटाइटिस सी कितने लोगों को हुआ, कितने की ट्रीटमेंट हुई और कितने ज़िंदा रहे और कितने मार गए। ठीक है, इसको हम कहते हैं सर्वाइवल रेट। ठीक, तो ये हमारे पास होता है कि वो जो ज़िंदा रह गए हैं, ठीक है, तो मैं सपोज़ करें 100 बंदे थे तो उसके अंदर से जो है 95 ज़िंदा रह गए, तो हम क्या, अगर 95/100 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास इसका सर्वाइवल रेट है, कितने बंदे बच गए हैं उसका हम रेट मालूम कर लेंगे तो हमारे पास सर्वाइवल रेट आ जाए। ठीक हो गया। तो इस इन सिंपल वर्ड, किसी भी बीमारी का प्रोग्नोसिस कैसा है, ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट कैसी है, उसकी वजह से कितने ज़िंदा रहे हैं और हमारे पास कितने मर गए हैं। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है प्रीविलेंस का। प्रीविलेंस में हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास होता है जी पॉइंट प्रीविलेंस और एक हमारे पास होता है जी पीरियड प्रीविलेंस। ठीक है, मतलब जितने भी ऑल ओल्ड और न्यू केसेस हैं उन सबको हम मिला लेते हैं। पॉइंट प्रीविलेंस में हम क्या कहते हैं, एट वन पॉइंट इसको हम कहते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे एट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो है ना उस बीमारी की, इससे हमें ना ड्यूरेशन ऑफ इलनेस पता चल जाता है कि कितना ड्यूरेशन है उस इलनेस का, वो सारी की सारी। अच्छा, बाकी फिर हमारे पास जो है ना वो कुछ एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स हमारे पास आ जाते हैं। एपिडेमियोलॉजिक मेथड्स, वो मेथड कौन कौन से हैं, या तो वो हमारे पास हो सकती है ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल होती है हमारे पास स्टडी, या फिर हमारे पास होती है एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशन स्टडी में हम क्या करते हैं कि सिर्फ हम ना ऑब्ज़र्व करते हैं पेशेंट को। इसके अंदर हमारे पास दो फर्दर आ जाते हैं, या तो वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टडी होगी, ठीक है, या फिर वो हमारे पास होगी एनालिटिकल स्टडी होगी। जबकि एक्सपेरिमेंटल के अंदर हम क्या करते हैं, ख़ास एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब लोगों को ड्रग्स दे के उसके ऊपर जो भी एक्सपेरिमेंट किया है हमने उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी मोस्ट सिंपलेस्ट वे के अंदर मैं बता रहा हूँ। होपफुली अब भी किसी को समझ नहीं आया तो मेरा पूरा छुट्टी करा दो। अच्छा, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्टिव के बारे में थोड़ा सा और बता दूँ कि ये डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में सिर्फ हमने ऑब्जर्व करना है ना, इसके अंदर हमने टाइम प्लेस और पर्सन जो है ना, टाइम प्लेस और पर्सन के ऊपर जो है ना करना है। अब इसके स्टेप्स कौन कौन से, डिस्क्रिप्टिव स्टडी के मुँह में स्टेप्स पूछ लेते हैं। तो आपने एक तो डिफ़ाइन करना है, डिफाइनिंग पॉपुलेशन, किसी भी वो जो पॉपुलेशन है उसको डिफ़ाइन करना है। नंबर सेकंड पे आपने डिफ़ाइन डिजीज़ अंडर द स्टडी। ठीक है, ये क्या करता है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी क्या डिफ़ाइन करता है, डिजीज़ अंडर स्टडी जो स्टडी है। ठीक है, उसके बाद डिस्क्राइब डिजीज़ बाय टाइम प्लेस और पर्सन के हिसाब से। अच्छा, टाइम के अंदर बताता है कि आया कि शॉर्ट टाइम है या फिर वो लॉन्ग टाइम के लिए चलती है। ठीक है, या फिर पीरियोडिक है, ये भी है। प्लेस में हमारे पास क्या होता है, लोकल होता है, लोकल हो सकती है, रूरल हो सकती है, या फिर कोई भी माइग्रेशन की वजह। पर्सन में हमारे पास क्या करता है, उसका एज हो गया, उसका सेक्स हो गया, ठीक है, उसके अंदर जितनी भी मार्शल स्टेटस है वो सारे का सारे इसके अंदर साथ में एक्सट्रीमिटीज़ और माइग्रेशन और वो मैरिज सारी इसी के अंदर कवर हो जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि केस कंट्रोल स्टडी के बारे में, और मोस्टली यहीं से सवाल आ जाता है केस कंट्रोल स्टडी के बारे में। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, बोथ डिस्क्रिप्टिव स्टडी और एनालिटिकल स्टडी हमने करनी होती है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव और हमारे पास एनालिटिकल जो है ना वो स्टडी हमने करनी होती है। डिस्क्रिप्टिव में हमने टाइम प्लेस और पर्सन करना था, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, जबकि एनालिटिकल स्टडी में हम यहाँ पर हाइपोथेसिस बना लेते हैं। ठीक है, केस कंट्रोल में हम हाइपोथेसिस जो है ना वो बना लिया करते हैं। बेसिकली ये स्टडीज़ क्या है ना, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल, जो एनालिटिकल हमारे पास स्टडी है ना, इसके अंदर जब हम वो हाइपोथेसिस बनाते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह की फर्दर स्टडी आ जाती है एनालिटिकल की। अब मैं फर्दर ये वाली है जो एनालिटिकल स्टडी ना, ऑब्जर्वेशन स्टडी की टाइप है, तो इसकी मैं दो टाइप्स आगे बता रहा हूँ। ठीक है, या तो वो हो सकती है केस कंट्रोल स्टडी, या फिर वो हो सकती है कोहार्ट स्टडी। ठीक है, कोहार्ट स्टडी या फिर हमारे पास केस कंट्रोल स्टडी। तो ये दो टाइप्स एनालिटिकल की मैंने बता दी आपको, इसी को मैं फर्दर यहाँ पे लिख रहा हूँ ना ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब केस कंट्रोल में क्या होता है, यहाँ पे केस कंट्रोल में केस हो चुका है, ठीक है, बंदा बीमार हो चुका है, आउटकम हो जाएगा, उसका एक्सपोजर किस तरह होता है। तो इसका केस कंट्रोल का मतलब हमारे पास जो है ना, केस हो चुका है, ठीक है, बीमार हो चुका है, अब कंट्रोल करना है इसको। ठीक है, अब इसको हमने कंट्रोल करना है, मतलब उसका एक्सपोजर क्या है उसको देखना है, क्योंकि केस हो चुका है हमारे पास। तो केस से हम बैक जाएंगे, एक्सपोजर क्यों हुआ, तो ये बैक हम गए हैं,
इसको हम कहेंगे रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी की, मतलब उल्टा हम गए हैं केस से एक्सपोजर की तरफ, ठीक है। जबकि हमारे पास कोहार्ट के अंदर क्या होता है, इसको हम दूसरा नाम देते हैं कोहार्ट को, क्रॉस सेक्शन, इसके अंदर फर्दर होती है क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, जबकि वो हमारे पास रिट्रोस्पेक्टिव है। मैं बुक से आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो। केस कंट्रोल स्टडी के अंदर बेसिकली क्या है, ये एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजिकल की दो टाइप्स हैं, केस कंट्रोल कोहार्ट। केस में हमारे पास क्या है, आउटकम हो चुका है, मतलब अब केस हमारे पास बीमार हो चुका है, तो हम पीछे जाएंगे उसके एक्सपोजर की तरफ, तो ये रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी है, बैकवर्ड फ्रॉम द अफेक्ट टू द काज, उसका काज क्या था उसकी तरफ हम जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, आगे से पीछे रिट्रोस्पेक्टिव है। जबकि हमारे पास जो सेकंड वाला है वो किधर गया है, कोहार्ट स्टडी, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये प्रोस्पेक्टिव है, मतलब हम एक्सपोजर से आउटकम की तरफ जाएंगे, जो चीज़ एक्सपोज हो रही है उससे हम जाएंगे कि क्या इसका नतीजा निकले, तो ये हमारे पास कौन सी है, ये प्रोस्पेक्टिव स्टडी है, ठीक है। ये वाली रेट्रोस्पेक्टिव और ये देखो प्रोस्पेक्टिव हमारे पास कोहार्ट स्टडी या कंक्यूरेंट कोहार्ट स्टडीज़ का दूसरा नाम हमारे पास आ जाता है। फिर हमारे जो है ना वो 2x2 का जो है वो टेबल बनाने का कहा जाता है, ठीक है। 2x2 टेबल किस तरह बनाया जाता है, हमारे पास यहाँ पे हम लिख लेते हैं केस, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी कंट्रोल, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो पॉजिटिव फैक्टर है या प्रेजेंट है, अगर कोई इसका फैक्टर, या फिर यहाँ पे एब्सेंट है, या वो सारे के सारा लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बड़ा खूबसूरत सा बनाया है, ये वाला, ठीक है, कोहार्ट स्टडी केस कंट्रोल के लिए। केस कंट्रोल ए पॉजिटिव और नेगेटिव है, ABCD, ठीक है। यहाँ पे टोटल फिर हम कर लेंगे, नीचे भी ऊपर से A+C B+D, यहाँ पे A+B C+D, ईजी हो गया, ठीक है। तो ये आपने देना है। अब स्टेप्स क्या है केस कंट्रोल स्टडी के, जो हमारे पास स्टेप्स हैं ना वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम शेयर कर लेते हैं कि स्टेप्स कौन कौन से हैं केस कंट्रोल स्टडी के। इसके अंदर एक तो हमने सिलेक्शन ऑफ दी, एक तो हमने क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ केस एंड कंट्रोल, ठीक है। कौन सा केस है उसके अंदर उसको डिफ़ाइन करना, और उसका सोर्स ऑफ सिलेक्शन जो है ना वो सारे का सारा हमने डिफ़ाइन करना होता है, ठीक है। नंबर सेकंड पे हमने जो है ना वो मेच्योरिटी उसकी चेक करनी होती है। नंबर थर्ड पे मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर, कितना हमारे पास जो है ना वो एक्सपोज हुआ है। और नंबर 4 पे हमने उसका सारे का सारा एनालिसिस करना है। एनालिसिस के अंदर फिर फर्दर दो चीज़ होती हैं, हमने इसके अंदर एक्सपोजर रेट एक तो देखना होता है, ठीक है, एक्सपोजर रेट देखना, और नंबर सेकंड पे हमने उसके अंदर ऑड्स रेशियोज़ जो है ना वो देखनी होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है। फिर हमारे पास होती है रिलेटिव रिस्क, मतलब उसके साथ कितने जो है ना रिलेटिव्स मिल रहे हैं। केस के लिए हमने एक करते हैं कि एक फार्मूला होता है केस के लिए, A/A+C मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। जबकि कंट्रोल के लिए B/B+D, ये वाला, ठीक है, B/B+D, तो ये हमारे पास कंट्रोल होता है। तो इसके अंदर हमने जो है ना वो अगर रिलेटिव रिस्क करना है तो हम क्या करेंगे, A/A+C डिवाइडेड बाय C/C+D आता है, वो आगे मैं आपको बता देता हूँ रिलेटिव रिस्क के बारे में, लेकिन अभी आपको इतना कंसेप्ट होना चाहिए। जबकि अगर हमने ऑड रेशो निकालनी है ना, तो ऑड के अंदर क्या होता है, A को मल्टीप्लाई करते हैं D के साथ, B को मल्टीप्लाई करते हैं C के साथ, ठीक है। तो ये इस तरह हमने ऑड रेशो, ये सारे रटा लगाने वाली चीज़ें हैं, फार्मूले इसके अंदर कोई इतना ऐसा कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है, थोड़ा बहुत होता है बाकी ज़्यादा नहीं होता। जबकि कोहार्ट स्टडी के अंदर अभी देखते जो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। कोहार्ट स्टडी के अंदर हमने क्या करना होता है कि एक्सपोजर से हम क्या जाते हैं आउटकम की तरफ जाते हैं, जिसको हम प्रोस्पेक्टिव स्टडी भी या इसको कंकरेंट स्टडी भी कहते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड इसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव स्टडी। किसी भी इलाके में जो कॉमन करेक्टर शो करें ना, जिस तरह एक शादी में सपोज करेंगे किसी लोगों ने शादी में खाना खाया तो उन सबको फूड पॉइजनिंग होगी, तो एक्सपोजर से हमारे पास खाना खाया तो आउटकम क्या है, सारे को फूड पॉइजनिंग होगी। तो ये हमारे पास इस स्टडी को हम कहते हैं कि यहाँ पे होता है। अच्छा, इस स्टडी के अंदर हम इंसिडेंस रेट और रिस्क जो है ना वो दोनों निकाल सकते हैं, ईजी हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो टाइप्स क्या है हमारे पास, नहीं एलिमेंट क्या है कोहार्ट स्टडी के, तो वही आपने सबसे पहले एलिमेंट्स के अंदर कहना है कि सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट करना है, ऑब्टेनिंग दी डेट ऑन एक्सपोजर, ठीक है। यहाँ पे कि कोहार्ट स्टडी के अंदर जो है ना वो हमने क्या क्या स्टेप्स हैं। नंबर 1 पे आपने सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स करनी है, जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी सिलेक्शन करनी है, साथ में ऑब्टेन करना डेट्स ऑफ एक्सपोजर, ऑब्टेनिंग डेट्स ऑफ एक्सपोजर। फिर साथ में आपने सिलेक्शन ऑफ कंपेनियन ग्रुप, जो भी कंपेनियंस के ग्रुप्स हैं उनकी सिलेक्शन करनी है, फिर आपने फॉलो अप करवाना है, और लास्ट पे आपने एनालिसिस करवाना है, ठीक है। एनालिसिस के अंदर आपने इंसिडेंस रेट और एस्टिमेशन ऑफ द रिस्क करना है, ठीक है, इंसिडेंस रेट और अलॉन्ग विद एस्टिमेशन ऑफ द रिस्क करनी है,
एस्टिमेशन ऑफ दी रिस्क जो है ना वो आपने निकालनी। अच्छा, इंसिडेंस रेट किस तरह निकालते हैं हम, मतलब कि वहाँ पे उसके इंसिडेंस कितना है। तो हम सबसे पहले करते हैं कि जो डिजीज़ हैं, जितने बीमार हैं, और टोटल एक्सपोज कितने हुए हैं। ठीक है, सपोज करें कि स्मोक से कितने एक्सपोज हुए और कितनों को लंग्स की बीमारी हुई है, तो वो इस तरह हम निकाल लिया करते हैं। ठीक है, बाकी हमने क्या करना होता है, रिस्क की जो है ना वो एस्टिमेशन करनी होती है। तो रिस्क की एस्टिमेशन के लिए हम क्या करते हैं कि इसके अंदर आपने रिलेटिव रिस्क और एट्रीब्यूटेबल रिस्क जो है ना वो दो तरह से निकालने थे। एक हमारे पास होता है रिलेटिव रिस्क, ठीक है, और एक हमारे पास होता है एट्रीब्यूशन रिस्क होकर। ठीक है, इसको आर लिखते हैं, इसको लिखते हैं AR। अभी नेक्स्ट फार्मूला मैं आपको बैक पे जाके दोबारा दिखाता हूँ। ठीक है, रिलेटिव रिस्क में इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज डिवाइडेड बाय इंसिडेंस ऑफ द नॉन एक्सपोज्ड पर्सन। देखो, एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज, यहाँ पे मैंने रिलेटिव रिस्क का फार्मूला कहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, वो एंड पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये सर्वाइवल रेट कम्युलेटिव हो गया, बाकी मतलब इंसिडेंस रेट ये देखो एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड कितने हैं, जबकि हमारे पे रिलेटिव रिस्क भी देखो A/A+B, C/C+D, A/A+B, ठीक है, और C/C+D। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी रिलेटिव रिस्क का ये फार्मूला आपके पास है। रिलेटिव रिस्क अगर वन होगा तो कोई एसोसिएशन नहीं केस और इफेक्ट के अंदर, अगर लेस देन वन है तो नेगेटिव है, अगर ग्रेटर देन वन तो पक्का पता चल जाएगा हमें, हाँ बिल्कुल इसकी एसोसिएशन है किसी भी कंट्रोल के साथ। तो इस तरह ये मैंने बताना है। ठीक है, तो अब अगर आज ना सवाल में जो है ना वो फॉलो अप हो, तो वो बेसिकली कोहार्ट स्टडी का मोस्टली क्वेश्चन में पता नहीं चलता कि ये केस कंट्रोल है या कोहार्ट स्टडी है। तो अगर तो क्वेश्चन में जो है ना वो लंबा सा फॉलो अप जो है ना वो आपका आ गया है, ठीक है, तो इसको हम कह जाएंगे कि ये कोहार्ट स्टडी ये होता है बेसिकली, मोस्टली इसी के अंदर हम करते हैं। ठीक है, अब इसमें से ना जो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बात है ना वो रिलेटिव रिस्क और हमारे पास एट्रीब्यूशन रिलेटिव, जहाँ दो आर आ रहे हैं वो एक के साथ एसोसिएशन है, जहाँ पे एट्रीब्यूशन रिस्क है वो AR जो है ना वो ज़ीरो के साथ है, या तो ज़ीरो के इक्वल होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा या ज़ीरो से छोटा, जबकि रिलेटिव रिस्क में 1 के बराबर है या 1 से कम है या 1 से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास होती है जी एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में बस बात करके इसको क्लोज करते हैं। एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, रेंडमाइज्ड कंट्रोल होते हैं, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल होते हैं, और एक हमारे पास होती है नॉन रेंडमाइज्ड कंट्रोल होते हैं। एक रेंडमाइज्ड कंट्रोल, एक हमारे पास होता है नॉन रेंडमाइज्ड कंट्रोल, जिसके हम कहते हैं RCTB, इसको अमूमन लिख देते हैं। ठीक है, इसको NRCTB लिख दिया करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ड्राइंग द प्रोटोकॉल, सिलेक्टिव रेफरेंस ऑफ द पॉपुलेशन, रेंडमाइजेशन, मैनिपुलेशन, फॉलो अप और असेसमेंट ऑफ द आउटकम करते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी यहाँ पे हो जाती हैं। फिर हमारे पास एट्रीब्यूशन मतलब वक्त के साथ लॉस ऑफ इंटरेस्ट, माइग्रेशन और इंटॉलरेबल हो जाते हैं वो सारे। अच्छा, एक इसने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है बायस का। ठीक है, बायस क्या होता है, किसी एक तरफ, वो कहते हैं ना बायसिंग करती हैं माएँ बच्चों के अंदर, तो वो ये क्या होता है, किसी एक की तरफ रुझान ज़्यादा हो जाना। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट के क्यों बायस होती है, सब्जेक्ट की वेरिएंस की वजह से किसी एक चीज़ को क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट के अंदर वेरिएशन हो इस वजह से, या फिर हमारे पास ऑब्जर्वर जो देखने वाला है, ऑब्जर्व करने वाला, या फिर एवेलुएशन के अंदर कुछ ना कोई बायसिंग आ जाती है। अब इसके अंदर जो है ना वो फिर एक कंसेप्ट है ब्लाइंडिंग का। ब्लाइंडिंग क्या होती है बेसिकली, ब्लाइंडिंग लोगों को पता ही नहीं कि कौन सी दवाई दी गई है। सपोज करें एक हमने ग्रुप लिया, ठीक है, उनको दवाई दे दी, अब उनके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट करना है, तो वो उनको हमने ब्लाइंड रखा, लोगों को हमने नहीं बताया कि कौन सी दवाई है। इसके अंदर आपने फार्माकोलॉजी के अंदर लफ्ज़ बड़ा होगा प्लेसिबो। प्लेसिबो मतलब ये जैली दवाई दे, कुछ लोगों को ना दिमागी होता है कि दवाई खाएंगे तो हमारी जो है ना वो ठीक रहेंगे वरना नहीं ठीक रहेंगे, तो उनको हम ये प्लेसिबो मतलब जैली सी दवाई होती है, जिसमें जेली दवाई जो जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, सिंपल एक गोली की शक्ल की बस बना के ना पाउडर सा उनके खिला दे देते हैं कि ये खाते रहो, तो उनका साइकी जो है ना वो ठीक रहती है। तो इसी तरह हमने एक दवाई जो है ना वो देते हैं। अब इसके अंदर ब्लाइंडिंग की टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होती है सिंगल ब्लाइंडिंग, ठीक है, सिंगल ब्लाइंडिंग हो सकती है, या फिर हमारे पास हो सकती है डबल ब्लाइंडिंग, ठीक है, डबल ब्लाइंडिंग, या फिर हमारे पास हो सकती है ट्रिपल ब्लाइंडिंग। ठीक है, सिंगल ब्लाइंडिंग में सिर्फ मरीज़ को नहीं पता होता कि मैं कौन सी दवाई खा रहा हूँ, डॉक्टर को भी पता होता है मैं कौन सी दवाई दे रहा हूँ, और जो ऑब्जर्वर है उसको भी पता होता है। डबल ब्लाइंडिंग में ना मरीज़ को भी नहीं पता और डॉक्टर को भी नहीं पता कि वो कौन सी दवाई दे रही है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना हम,
ठीक है, मरीज़ को नहीं पता, डॉक्टर को नहीं पता, ताकि हम रिज़ल्ट एक्चुअल ले सकें, कोई डॉक्टर अपनी ना मार ले इसके अंदर। ठीक है, तो ऑब्जर्वर को सिर्फ पता होता है। जबकि ट्रिपल ब्लाइंडिंग में क्या होता है कि ना तो डॉक्टर को पता है, ना पॉपुलेशन को पता है, ना एनालाइज़र, किसी को भी नहीं पता कि ये दवाई हमने जो दी है ये कौन सी है। तो इसको लिए हमने क्या करते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं एक तरह से कि हाँ, हम दवाई का अफेक्ट देखना चाह रहे हैं कि आया कि ये वाकई अफेक्ट हो रहा है, हम किसी किस्म की बायसिंग तो नहीं कर रहे, किसी को सजाती तो नहीं कर रहे। इस तरह एक फोर्थ पार्टी होती है जिसे पता होता है कि हाँ, ये वाली दवाई हमने देनी है, वो चेक करता है कि ये इनका रिस्पॉन्स क्या तीनों का। ना डॉक्टर को यहाँ पे ट्रिपल में पता है, ना मरीज़ को पता है, और ना ही एनालाइज़र को पता है। किसी और पार्टी को पता है कि हमने ये दवाई दी है, वो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं सिर्फ इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है टाइप्स ऑफ। अब हमारे पास जो है ना वो रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल की थोड़ी सी जो है ना वो कह रहे हैं कि टाइप्स के बारे में बता दें। एक क्वेश्चन है तो इसके अंदर हमारे पास होता है, एक होता है हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल, फिर हमारे पास होता है प्रिवेंटिव ट्रायल, फिर हमारे पास होता है जी रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं, सीजेशन आ जाती हैं, और ट्रायल ऑफ इटोलॉजिकल एजेंट, और हमारे पास एवेल्यूएशन ऑफ दी ह्यूमन सर्वाइवल आ जाती हैं। जबकि नॉन रेंडमाइज्ड कंट्रोल जो ट्रायल है ना, इसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं, बुक के अंदर लिखी हुई हैं, अनकंट्रोल ट्रायल आ जाती हैं, नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स आ जाती हैं। ठीक है, और हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन स्टडीज़ जो हम करती हैं ना, वो सारी की सारी आ जाएंगी। फिर हमारे पास एसोसिएशन आ जाती है, जिसके अंदर स्पोरेशियस एसोसिएशन, इनडायरेक्ट एसोसिएशन और डायरेक्ट एसोसिएशन हो जाती है। ठीक है, तो ये देखने में हमें जो है ना वो कितना एसोसिएटेड है चीज़ें एक दूसरे से। एसोसिएशन में बेसिकली क्या होता है, एक हमारे पास होती है स्पोरेशियस, कितना एसोसिएटेड है, स्पोरेशियस एसोसिएशन। एक हमारे पास होता है इनडायरेक्ट एसोसिएशन, और एक हमारे पास होती है डायरेक्ट एसोसिएशन। डायरेक्ट के अंदर फिर 1 to 1 होती हैं, और हमारे पास मल्टी फैक्टोरियल भी होती है। ठीक है, 1 to 1, और हमारे पास मल्टी फैक्टोरियल होती है। स्पोरेशियस एसोसिएशन में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास देखने में उल्ट लगता है। देखो ना, घर में जो पैदाइश है ना और अस्पताल में पैदाइश है, तो यूँ लगता है कि अस्पताल में जो ख़वातीन जो है ना वो शदीद, जब दाइयाँ घर में डिलीवरी कर रही होती हैं, लेकिन जो ख़वातीन पेचीदगी के अंदर चली जाती हैं उनको फिर अस्पताल लेके जाती हैं। तो अस्पताल जाके अगर मर जाती हैं ना, तो वो ये एक कंसेप्ट बना लेते हैं कि अस्पताल जाके तो बुढ़ी तो साड़ी मर गई है, घर आराम नाल दाई ऑपरेशन कर दें। हालांकि अस्पताल मोर सिक्योर है दैन होम डिलीवरी से। ठीक है, इस वजह से उन्हें उल्ट लगता है औरतों को कि अस्पताल जाके तो हमारी बच्ची मर जाएगी। ऐसा नहीं होता, अस्पताल ज़्यादा सिक्योर है, लेकिन वो दाई जब कम्प्लिकेट कर लेती कि इसको फिर अस्पताल भेजती है ना, तो इसी वजह से ख़वातीन ज़्यादा अस्पताल में मर जाती है। हालांकि एक्चुअल में हॉस्पिटल डिलीवरी इज़ मोर सेफ। होम डिलीवरी जो है ना वो अच्छी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट में हम कहते हैं कि किसी भी जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन किस तरह करनी है एपिडेमिक की। तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कोई भी एपिडेमिक आ गया है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह करनी है। सबसे पहले आपने वेरिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ दी एपिडेमिक की मतलब ये कोरोना के बाद बड़ा अहम हो गया ना। तो आपने सबसे पहले जो है ना वो वेरिफिकेशन करनी है किसी भी डायग्नोसिस के साथ में, कंफर्मेशन करनी है एपिडेमिक की। ठीक है, आया कि वाकई भी है। फिर आपने गेट कंप्लीट रिकॉर्ड, जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ से आपने पूरा के पूरा रिकॉर्ड निकालना है। डिफ़ाइन पॉपुलेशन एट रिस्क, जो पॉपुलेशन रिस्क के ऊपर है उसको डिफ़ाइन करना है। साथ में आपने इवेल्यूएशन ऑफ द इकोलॉजिकल फैक्टर्स, जितने भी इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं ना उनकी आपने इवेल्यूएशन करनी है। साथ में आपने डाटा एनालिसिस करना है। ठीक है, डाटा एनालिसिस करवाना है। साथ में आपने टेस्टिंग दी हाइपोथेसिस हो गया, जितने भी हाइपोथेसिस हैं उसकी हमने टेस्टिंग करनी है। साथ में आपने फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पॉपुलेशन, फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन करवानी पॉपुलेशन की, और राइट करना है रिपोर्ट को। ठीक है, राइटिंग दी रिपोर्ट, और लास्ट पे आपने प्रपोजल और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवा देनी। इस तरह आपने किसी भी एपिडेमिक की एवेल्यूएशन करनी होती है। ठीक हो गया। अब मैं आपको फार्मूलाज बता देता हूँ। अगर आपको फार्मूलाज रट गए तो आपके लिए फिर क्वेश्चन को हल करना मुश्किल नहीं होगा। देखो, क्रूड डेथ रेट, या इसको हम अनस्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट भी कहते हैं, ये किसके लिए होता है, मेजरमेंट ऑफ द मोर्टेलिटी, मरे हुए के लिए। तो क्रूड डेथ रेट का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ डेथ इन आ ईयर इन आ पॉपुलेशन। ये बुक के अंदर भी फार्मूला लिखे हुए हैं सारे के सारे, परेशान नहीं होना। डिवाइड करना है इसको मिड ईयर पॉपुलेशन के साथ। जहाँ भी रेट का लफ्ज़ आ रहा है वहाँ पे मोस्टली हम डिवाइडेड में मिड ईयर लिखा करते हैं। ठीक है, मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100 या 1000 कर लेना, वो आपकी मर्ज़ी। स्पेसिफिक डेथ रेट में हमारे पास क्या होता है,
कि ख़ास जो काज या डिज़ीज़ है उसके लिए हमने करनी होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ़, मतलब इसको हम लिखते हैं CSDR, मतलब कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट। इसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ डेथ ऑफ ए पर्सन ड्यू टू डिजीज़ एक्स इन एनी ईयर, किसी भी साल के अंदर, डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, फिर हमारे पास ये तो था हमारे पास काज, या फिर ये अगर ये टाइम के ऊपर होगा तो फिर आपने कहना है कि नंबर ऑफ डेथ इन ऑफ ए पर्सन इन आ वीक। अगर टाइम आ रहा है तो हम यहाँ पे वीक लगा देंगे साथ में। ठीक है, तो अगर सेक्स आ रहा है तो हम करेंगे कि नंबर ऑफ डेथ ऑफ ए स्पेसिफिक जेंडर, आया कि मेल है या फीमेल है, तो हमने काज, टाइम और हमारे पास जेंडर, इसकी बेस के ऊपर स्पेसिफिक डेथ रेट को मालूम करना, सिंपल करना कि यहाँ पे आपने काज बता देनी है कौन सी बीमारी है, अगर टाइम है तो आपने वीक का बता देना, अगर आपका जेंडर है तो आपने मेल या फीमेल का बता देना, सिंपल। नेक्स्ट केस फर्टेलिटी रेट, किसी भी बीमारी को अंदर लोगों को मारने की ताकत कितनी है, कितने लोगों को वो मार सकती है, इसे हम कहते हैं नंबर ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन ड्यू टू डिजीज एक्स ओवर टोटल कितने नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जितने रिपोर्ट हुए उसमें से कितने मार गए। कोरोना के अगर 1000 केस रिपोर्ट हुए तो उसके अंदर से 500 अगर मार गया तो हम 500 डिवाइड बाई 1000 करेंगे, तो ये केस फर्टेलिटी रेट होता है। फिर हमारे पास होता है PMR, मतलब प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, PMR के अंदर हमारे नंबर ऑफ डेथ ऑफ ए पर्सन ड्यू टू डिजीज एक्स in any year divided by total number of all cases in the same year। सिंपल उसी तरह उसकी हमें प्रपोर्शन ले लेनी होती है और कुछ भी नहीं करना होता। ये भी हमारे पास डिजीज़ की स्पेसिफिक होती है या फिर एज की स्पेसिफिक हो जाती है। फिर हमारे पास है सर्वाइवल रेट, कितने बच गए हैं, नंबर ऑफ पेशेंट अलाइव आफ्टर द पीरियड एक्स, मतलब बीमार होने के बाद कितने पेशेंट मर गए हैं और कितने हमारे पास जिंदा रहे, सॉरी, ठीक है, कितने सर्वाइवल है ना, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिंदा रहने वाले लोग, तो नंबर ऑफ द अलाइव पेशेंट और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पेशेंट जो डायग्नोज या जिनको ट्रीट किया गया है। फिर हमारे पास मेजर ऑफ द मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी को किस तरह मेजरमेंट करते हैं, हमने इंसिडेंस के ज़रिए। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास कुछ होते हैं हमारे पास इंसिडेंस में क्यूमुलेटिव इंसिडेंस, फिर इसी इंसिडेंस में क्यूमुलेटिव में हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ द न्यू केसेस ऑफ द डिजीज ड्यूरिंग पीरियड एक्स, किसी भी खास पीरियड के अंदर कितने न्यू केसेस आए हैं और कितनी पॉपुलेशन रिस्क के ऊपर है एट दी, जो बीमार होने के रिस्क के ऊपर है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ। साथ में हमारे पास इंसिडेंस डेंसिटी है, नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ डिजीज एक्स ड्यूरिंग पीरियड वाई डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क माइनस पॉपुलेशन एट टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इंसिडेंस डेंसिटी किस तरह होती है कि नंबर ऑफ न्यू केसेस कितने हैं ड्यूरिंग पीरियड एक्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क, कितनी पॉपुलेशन रिस्क के ऊपर है, माइनस पॉपुलेशन एट टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि उसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन ऑफ दी एट टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल कितनी पॉपुलेशन है उसके अंदर मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। साथ में हमारे पास इंसिडेंस रेट आ गया ना, ठीक है, तो इसके अंदर वही कहते हैं कि रेट में हमारे पास कितने स्पेल ऑफ द सिकनेस ऑफ डिजीज ओवर मीन ईयर और एट द रिस्क हो गया। बाकी वो अटैक रेट का बता देता हूँ मैं कि नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ द डिजीज एक्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क। ठीक है, कितना अटैक रेट हो गया। ठीक है, तो AR इसको हम लिखते हैं अटैक रेट, तो हमारे पास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ डिजीज एक्स ड्यूरिंग पीरियड वाई, ठीक है, डिवाइड करेंगे इसको पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग सेम इंटरवल मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। जबकि हमारे पास फिर आता है सेकेंडरी अटैक रेट, तो सेकेंडरी अटैक में हमारे पास क्या होता है कि जितने हमारे पास एक्सपोज्ड पर्सन है ड्यूरिंग डेवलपिंग ऑफ डिजीज, टोटल नंबर ऑफ एक्सपोज एट सस्पेक्टेबल कॉन्टैक्ट कितना है। ठीक है, तो एक्सपोज कितनी है और हमारे पास कितने उसके अंदर कॉन्टैक्ट के अंदर आ जाते हैं। ये इस तरह के बोरिंग से फार्मूले हैं, बस इसको रटा लगा लेना। प्रीविलेंस के अंदर क्या आ जाता है, मेरे पास दो तरह की होती है, एक पॉइंट होता है, एक हमारे पास होती है पीरियड प्रीविलेंस। ठीक है, दोनों के नाम याद करना। पॉइंट की तरह हमें नंबर ऑफ ऑल करंट केसेस ओल्ड और न्यू केसेस एट ए गिवन पॉइंट ऑफ द टाइम। ठीक है, ऑल न्यू केसेस एट गिवन पॉइंट जो टाइम है डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड पॉपुलेशन कितनी है एट द सेम पॉइंट, तो इसे हम कहते हैं पॉइंट प्रीविलेंस। जबकि पीरियड के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ ऑल करंट केसेस, जितने भी ओल्ड और न्यू केसेस हैं करंट केसेस, इसको डिवाइड करेंगे हम एस्टिमेटेड पॉपुलेशन एट दी सेम पीरियड ऑफ टाइम मल्टीप्लाई बाय 100। जिसे हम कहेंगे हमारे पास यहाँ पे आपने पीरियड लिख देना और यहाँ पे आपने स्पेसिफिक पॉइंट लिख देना है। ठीक है, फार्मूले में सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपने ख़ास पॉइंट लिख देना, यहाँ पे आपने ख़ास पीरियड लिखना है। जब आप
सॉल्व करेंगे पास्ट पेपर तो उसके बाद आपको ये समझ आएगी फार्मूले की किस तरह अप्लाई करना है, ठीक है। फिर हमारे पास होता है जी रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंस प्रीविलेंस। तो पूछ लेते हैं प्रीविलेंस और इंसिडेंस में क्या होता है, तो इसके लिए निमोनिक है PIM, पिम्स अस्पताल होता है ना, वहाँ से याद करना होगा। प्रीविलेंस इज इक्वल टू I/M, इंसिडेंस डिवाइडेड बाय मीन। इसको तवीज़ बना लो, जो मर्ज़ी कर लो, लेकिन ये फार्मूला इसी तरह लिखना है आपने, ठीक है। और इसका पक्का MCQ आया करता है। बाकी केस कंट्रोल का मैंने बता दिया कि यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव लिखना है, फर्स्ट पे केस लिख लेना है, सेकंड पे कंट्रोल लिख देना है, पॉजिटिव कौन सी है नेगेटिव कौन सी है, बाकी आपने ये लिख देना है। एक्सपोजर रेट में क्या होता है, एक्सपोज्ड कितने हैं, A डिवाइडेड बाई A+C, ठीक है, जो केसेज है। जबकि कंट्रोल में हमारे पास क्या आएगा, B डिवाइडेड बाई B+D। ईजी हो गया। तो इसको देख के आप फार्मूला बाई B डिवाइडेड बाई B+D कंट्रोल, केस का फार्मूला A डिवाइडेड बाई A+C, ईजी हो गया। बाकी आपके पास है रिस्क जो है ना वो एस्टिमेशन, ऑड रेशो किस तरह करती है, तो ऑड रेशो के लिए A×D B× डिवाइडेड बाई B×C, BC, ठीक है। और AC बहुत क्यूट, और AD अल्लाह देता डिवाइडेड बाई BC बहुत क्यूट, अल्लाह देता बहुत क्यूट, ये मैंने ये ऑड रेशो दिखा हुआ। कोहार्ट स्टडी में क्या था, जितने डिजीज़ हैं जितने नॉन डिजीज़ हैं उनके दरमियान जो एक्सपोज्ड है या जो पॉजिटिव है और जो नॉट एक्सपोज जो नेगेटिव है, तो उसके अंदर ABCD सेम वैसे ही होते हैं। इंसिडेंस रेट में हमारे पास क्या होता है, एक्सपोज और नॉन एक्सपोज। एक्सपोज कौन सा है, ये वाला A वाला, जबकि नॉन एक्सपोज कौन सा है, यहाँ पे देखो जो नॉन डिजीज़ आ जाते हैं B डिवाइडेड बाई C+D आ जाता है, B डिवाइडेड बाई C+D। जो नॉन एक्सपोज है C और D नॉन एक्सपोज है, जबकि एक्सपोज में A और B है ना, तो A डिवाइडेड बाई AB, जो दोनों एक्सपोज है, A भी एक्सपोज है B भी एक्सपोज है, तो A डिवाइडेड बाई A+B और B नॉट एक्सपोज B डिवाइडेड बाई C+D, ईजी हो गया। फिर हमारे पास होता है रिस्क एस्टिमेशन में, हमारे पास रिलेटिव रिस्क में क्या होता है, A डिवाइडेड बाई A+B, A डिवाइडेड बाई A+D, B C डिवाइडेड बाई C+D, ओवरऑल C डिवाइडेड बाई C+D। तो ये इसका फार्मूला है। इसी तरह याद रखना, अगर रिलेटिव रिस्क जो 1 से छोटा हो तो ये नेगेटिव एसोसिएशन है बिटवीन केस और इफेक्ट में, मतलब केस का इफेक्ट के ऊपर कोई ताल्लुक नहीं है। अगर रिलेटिव रिस्क इक्वल हो 1 के तो नो एसोसिएशन, अगर एक से बड़ा तो मतलब पक्का हमें यकीन हो जाएगा हाँ कोई ना कोई एसोसिएशन है, जो एक्सपोज्ड है चीज़ें जो नॉट एक्सपोज हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ रिलेशन आ रहा है। एट्रीब्यूटेबल रिस्क में क्या होता है, A डिवाइडेड बाई A+C, इसके अंदर माइनस करना है C डिवाइडेड बाई ये, यानी यहाँ पे हमने डिवाइड किया था रिलेटिव में, एट्रीब्यूटेबल में हमने माइनस कर देना है सिंपल में। अगर तो एट्रीब्यूटेबल रिस्क 0 से इक्वल है या फिर 0 से कम है या फिर 0 से ज़्यादा, तो हमारे पास हर तरह कंडीशन मुख्तलिफ हो जाती है। अगर तो ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि कोई एसोसिएशन नहीं है काज और अफेक्ट के दरमियान, ठीक है, काज एंड अफेक्ट जो हो रहा है बीमारी के ऊपर उसका कोई एसोसिएशन नहीं है। अगर छोटा है तो मतलब नेगेटिव एसोसिएशन, अगर बड़ा है तो इसका मतलब है पॉजिटिव एसोसिएशन है। बस इतने बताऊँ। एट्रीब्यूटेबल रिस्क में हमारे पास क्या है, A/A+C ये वाला माइनस C/C+D, इसके सारे को डिवाइड अगर हम कर दें A/A+B के ऊपर मल्टीप्लाई बाई 100 कर दें तो ये हमारे पास एट्रीब्यूटेबल फैक्टर आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे बाकी स्टडी मैंने आपको एपिडेमियोलॉजी के बारे में बता दिया, होपफुली आपको कंसेप्ट आ गया। अब आप जब इसको करेंगे ना, जो भी आपका ये है केस कंट्रोल को हार्ट स्टडी वाले जितने भी न्यूमेरिकल है, तो इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा, ठीक है। होपफुली कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा आपको। फिर भी अगर कोई मसला हो तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम। यहाँ पे देखें, सपोज करेंगे ये उन्होंने कहा कि हमारे पास कितने केसेस आए हैं, 33 जो कि स्मोकर थे, और उनके अंदर से जो केसेस हैं वो नॉन स्मोकर थे, वो भी बीमार हो गए। बाकी कंट्रोल में 55 और 27 हमारे पास आ जाएगा, तो बाकी आपने फार्मूला ही लगाने होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको चेक करने का जो है ना एक तरीका कि आया कि हमने ठीक टेबल के अंदर दिए, तो अब क्या करेंगे, A+B + C+D, अगर वो A C और B और D के दरमियान देखना, आपने ये टेबल बना लिया 2x2 का, आपको कैसे पता चलेगा ये आया कि ये बिल्कुल मैंने ठीक बनाया या गलत बनाया है। तो इसको चेक करने का हमारे टीचर एक तरीका बताते थे कि ये वाला जो हमने बनाया ना ये टेबल, इसके अंदर सपोज करें यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी है, मेरी वैल्यू है 15, यहाँ पे आई है 20, ठीक है, यहाँ पे आई है 10 और यहाँ पे आई है मेरी 5। तो आया कि मैंने जो मुझे थ्योरी दी गई थी उसके मुताबिक मैंने इसके अंदर वैल्यूज़ ठीक पुट की या कोई गलती है मेरी, किस तरह चेक करें। आपने सिंपल करना क्या है, A+B+C+D को इज़ इक्वल टू A+C जमा B+D, इनको आपस में जमा कर लेना है, ठीक है। तो A+C किस तरह आएगा हमारे पास, A+B 15 जमा 20 जमा C क्या है 10 जमा 5, ठीक है। इसी तरह हम A+C को करेंगे तो हमारे पास 15 जमा 5 इंटू B और D क्या है हमारे पास 20 जमा 10, 20 जमा 10। अब अगर इन दोनों का जवाब सेम आ गया तो मतलब मेरा टेबल ठीक बना, अगर इनका जवाब गलत आ गया तो मेरा अच्छा 15 और 20 कितनी होती हैं
20 और 35, ठीक है, और ये जमा 10 और 5 15 हो गया, 15 और 5 20, और 20 और 10 30 हो गया, 30 और 20 50, 35 और 15 50, 50 इक्वल टू, मतलब मेरा टेबल ये ठीक बना है। अगर इस तरह वैल्यू आ जाए तो आपको पता चल जाएगा होपफुली, ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आपको अब केस कंट्रोल को हार्ड के बारे में जो जो चीज़ें थी वो इंपॉर्टेंट वो मैंने बता दी हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। रिलेटिव रिस्क जो है ना आर, इसको जो है ना वो कोहार्ट स्टडी में कैलकुलेट करते हैं, कभी भी हमने केस कंट्रोल स्टडी में कैलकुलेट नहीं करना। ये कुछ मैंने पॉइंट्स लिख के साइड पर मैंने बता दिया, मैंने कहा चलिए बता देते हैं, ठीक है। तो केस कंट्रोल सिर्फ हम आर्ट रेशियो को कैलकुलेट करते हैं, जबकि हमारे पास ये जो रिलेटिव रिस्क है ना, इसके अंदर हम केस कोहार्ट स्टडी को करते हैं, जो कि हमारे पास क्या था, प्रोस्पेक्टिव स्टडी थी। इसके अंदर रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होते, बाकी एक्सपोज नॉन एक्सपोज आपको पता है वो मैंने बता दी है। कोहार्ट स्टडी फ्रॉम एक्सपोजर टू आउटकम, तो ये कोहार्ट स्टडी प्रोस्पेक्टिव है, केस कंट्रोल रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी है, ठीक है, ये बात आपने कर ली। और रिलेटिविटी इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज डिवाइडेड बाय नॉन एक्सपोज, ए ओवर ए प्लस बी डिवाइडेड बाय सी ओवर सी प्लस डी, जो नॉन एक्सपोज हमारे पास है। तो यहाँ पे देखो जो इंसिडेंस रेट में हमने किया था ना कि एक्सपोज्ड कौन से हैं, ए ओवर ए प्लस बी, नॉन एक्सपोज्ड सी ओवर सी प्लस डी। यहाँ पे एक गलती हो गई, सी आना था, सी ओवर सी प्लस डी, इसको या ठीक कर लेना, ठीक है, सी ओवर सी प्लस डी, तो आपके पास ये सारे का सारा आ जाएगा, ठीक है। तो रिलेटिव रेट में हमारे पास क्या है, एक्सपोज डिवाइडेड बाई नॉन एक्सपोज, ये एक फार्मूले में शायद वो जल्दी में गलती होगी, लेकिन वो आप ठीक कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये नॉन एक्सपोज में यही कैटेगरी आ रही है। तो सी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी नॉन एक्सपोज, ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एक्सपोज आ जाएगा। ईजी हो गया। अब इसको ज़रा करेक्ट कर देना, सॉरी फॉर दैट, मुझसे जल्दी में लिखने में लेट हो गया, ठीक है। बाकी रिलेटिव रिस्क का मैंने बता दिया कि ये 0 1 हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, या 1 से छोटा। अगर छोटा होगा तो मतलब कोई भी उसके अंदर इफेक्ट नहीं है, मतलब एसोसिएशन नहीं है। अगर 1 है तो एसोसिएशन, नो एसोसिएशन, पॉजिटिव एसोसिएशन, नेगेटिव एसोसिएशन, ईजी। फिर मैंने आगे बताया कि ऑब्जर्वेशनल स्टडी के लिए यहाँ पे हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, नो इंटरवेंशन ऑफ दी ऑब्जर्वेशन स्टडी, ठीक है। इसके अंदर क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है, केस कंट्रोल स्टडी होती है, और कोहार्ट स्टडी होती है। क्रॉस सेक्शनल में हम क्या करते हैं, 1 पॉइंट एट 1 टाइम, ठीक है। इसके अंदर सिंगल कॉन्टैक्ट विद 1 पर्सन। केस कंट्रोल में मोर देन 1 कॉन्टैक्ट होता है, पहले बीमारी होगी है, कैसी हुई है, अफेक्ट से हम एक्सपोजर की तरफ जाते हैं। कोहार्ट में हम क्या करते हैं, मोर देन 1 पर्सन इसके अंदर होता है, एक्सपोजर टू इफेक्ट की तरफ, जो कि प्रोस्पेक्टिव, मतलब सिगरेट पीने से कैंसर हुआ है तो ये कोहार्ट में आएगा। अगर हमें पर जो उसको उल्टा चले जाए, अगर बीमारी होगी, टीबी होगी, तो टीबी क्यों हुई है, तो हम पीछे जाएंगे तो उसका कोई कॉन्टैक्ट होगा, तो बहुत सारे। बाकी एनालिटिकल स्टडी में हमारे पास ये होता है, केस कंट्रोल और कोहार्ट स्टडी होती है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सपोजर एंड इफेक्ट, जो है ना वो सिगरेट पीने से कैंसर है तो सिगरेट जो है ना वो एक्सपोजर है, और कैंसर जो है ना इसका इफेक्ट आ जाता है। फिर मैंने ब्लाइंडिंग की बात की, ठीक है। हम क्यों करते हैं ब्लाइंडिंग, टू रिड्यूस दी बायस, किसी एक की तरफ हमारे रुझान ज़्यादा ना हो तो इसको हमने रिड्यूस करना होता है। हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर रेंडमाइज कंट्रोल, अच्छा सिंगल ब्लाइंडिंग में हमारे पास सिर्फ मरीज़ अंधा होता है, ठीक है, बाकी दोनों को पता होता है, डॉक्टर को भी ऑब्जर्वर को भी। डबल ब्लाइंडिंग में सब्जेक्ट और डॉक्टर दोनों अंधे हैं, यूँ कह लें, सिर्फ एनालाइज़र को पता था कौन सी दवाई दे रहे हैं। जबकि ट्रिपल ब्लाइंडिंग में सब्जेक्ट भी, ऑब्जर्वर भी और एनालाइज़र भी तीनों अंधे हैं। सिर्फ हाई प्रोफाइल ये केसेस के अंदर हम ये इसको जो है ना वो ट्रिपल ब्लाइंडिंग में करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 बंदे, सब्जेक्ट, ऑब्जर्वर और डाटा एनालाइज़र, 3 बंदे हैं। बाकी ऑड रेशो में हमने क्या कहा था कि अल्लाह दी था डिवाइडेड बाय बहुत क्यूट BC, तो ये हमारे पास होता है कि A क्रॉस D डिवाइडेड बाई B क्रॉस C हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। फिर अगर जो है ना वो रेशो 1 हो तो एक्सपोजर का जो है ना वो नो एसोसिएशन, अगर ग्रेटर देन 1 हो तो पॉजिटिव है, अगर लेस देन 1 हो केस कंट्रोल, रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी है, अफेक्ट से हम एक्सपोजर की तरफ जाते हैं। जबकि कोहार्ट स्टडी एक्सपोजर से हम अफेक्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। बाकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी की इंटरवेंशन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में बेसिकली ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी में होता है। क्लिनिकल ट्रायल में रैंडमाइजेशन और कंट्रोल ग्रुप आता है। बाकी क्या स्टडी में अगर रैंडमाइज या कंट्रोल में कोई एक चीज़ मिस हो तो इसे हम कहते हैं कोई साइज एक्सपेरिमेंटल स्टडी, मतलब अगर रैंडमाइजेशन या कंट्रोल में से कोई एक चीज़ मिस हो जाए ना तो इसे हम कहते हैं कॉजेज एक्सपेरिमेंटल स्टडी, या इस तरह का नाम है। दैट्स ऑल अबाउट एपिडेमियोलॉजी के, जितना मुझे आता था मुझे नलायक को तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आपने कोशिश करनी है कि इसकी जो न्यूमेरिकल है ना इसको मैक्सिमम अच्छे तरीके से जो है ना वो आपने बार बार प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स की तरह, तो आपको इंशाल्लाह ये याद हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि एक केस कंट्रोल स्टडी में हमारे कहते हैं कि सिगरेट और कैंसर का जो है ना उसने एसोसिएशन दिया हुआ। इसको मैं ज़रा जूम इन कर दूँ, आज ज़रा मोबाइल पे ऊपर यार गुजारा करना थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वो कह रहा है कि हाउ वुड इन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में वो कह रहा है 90 सब्जेक्ट जो है ना वो मायोपिया है, ठीक है। टोटल हमारे पास 90 है और पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है
वाइल 10 आउट ऑफ 100 सब्जेक्ट विद आउट मायोपिया, ठीक है, हैज़ पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। तो इसका कह रहा है कि वो 2x2 टेबल बनाए, कैलकुलेट दी मैयर ऑफ दी रिस्क और इंटरप्रेट योर रिजल्ट। अब इसके अंदर देखो वो कह रहा है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के जो है ना मायोपी, ये कौन सा उसने सवाल किया हुआ है? हाँ, आई थिंक ये जो है ना उसने 2x2 टेबल बना के दिया हुआ है, उसके अंदर हमने ऑर्डर रेशो कैलकुलेट करनी है। ऑर्डर रेशो क्या है? ए डी अल्लाह देता डिवाइडेड बाई बी सी। तो हम इस तरह इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ए क्या है हमारे पास, ये बी ये है, सी ये है, डी ये है। ए और डी में 60 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाई बाई 90। तो जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। कोशिश करना पास पेपर की बुक से जो है ना वो मैक्सिमम कर लेना, फिर भी समझ ना आए तो यार ऑलवेज वेलकम, थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो योर पीशियस प्रेयर, अल्लाह हाफिज़।